दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एसटेट के प्रीवियस ईयर पेपर। एसटेट का एग्जाम जब भी आप देने जाएं तो आपको क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कोर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना होता है वो ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, गत वर्षों में लिए गए जो परीक्षाएं हुई हैं एसटेट की, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे क्वेश्चंस करके जाने होते हैं, क्योंकि एसटेट लगभग एक फिक्स पैटर्न पे आपका एग्जाम कंडक्ट करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आती हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं तो लगभग लगभग चीजें आपको आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में क्या क्या आता है। आज हम एक पिछले वर्ष का यानी कि किसी वर्ष हुए किसी एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने सफर को शुरू करते हैं और अपने सामने कौन सा है, एसटेट 2023। 2023 का आपके सामने पेपर है। इसका लेवल की बात करें तो इसका लेवल कौन सा है, ये पीआरटी पीआरटी लेवल का पेपर है, लेवल 1 का पेपर है। इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे और बारी बारी से हम हर लेवल के पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज एसटेट 2023 लेवल 1 यानी कि पीआरटी पार्ट 1 क्यों लिखा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कराना कई बार पॉसिबल नहीं होता, वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए पार्ट में हम इसको करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं और करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है। बहुत बच्चे कहते हैं कईयों को, भाई आपको एग्जाम देने से पहले चीजों को प्रॉपरली खुद देखना है, किसी की कई सुनी बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना। बहुत तो ये गाइड करते हैं कि एसएट के एग्जाम में एडवांस मैथ्स नहीं आता। भाई एडवांस मैथ्स आता है, बिल्कुल आता है, ऐसा कतई नहीं है कि एडवांस मैथ्स नहीं आएगा। पीआरटी लेवल में, पीआरटी लेवल में भी एडवांस मैथ्स का कुछ पोर्शन आता है और कुछ मीडियम मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन से आते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसका बेस है जो उसका क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर दे रखा है कितना, 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज, हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। आपको उस सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें चीज दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है अपन को, अपन को दे रखा है इसका बेस का पेरीमीटर। बेस कैसा होगा इसका, बेस सर्कुलर होगा, क्योंकि सिलेंडर जो है, सिलेंडर किस फॉर्म में होता है, देखने में लगभग कैसा होगा, सिलेंडर देखने में लगभग ऐसा होता है। ये सर्कल है, फिर ये ऐसी थोड़ा चपटी की फॉर्म में है, इसलिए ऐसे बनता है, तो सर्कुलर है। और सर्कल का जो पैरामीटर है वो क्या होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। इस 2 पाई आर की, पाई को क्या लिख सकते हैं हम, 22/7। क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू में रेडियस इजिकल टू कितना दे रखा है आपको, 44 दे रखा है। कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। यहां से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 22 से 44 कट जाता है 2 बार और 2 से कट जाता है 2, और यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या आती है, 7 आती है। तो आपके पास रेडियस आ गई। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। पाई क्या है, 22/7, आर कितना है, 7 है, यानी कि 7 गुना में 7, और एच आपको कितना दे रखा है, 8। एच कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। अब इसे अगर सॉल्व करें, 7 से 7 कट जाता है और ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 12/32 आता है। भाई 7 8 56 होते, 56 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 112। 112 लिखेंगे कितना आएगा, 12/32 आता है, 12/32 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो एक बात तो यहां से पक्का पता चली। अब आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन में वो पॉइंट्स नोट करेंगे जो आपके करने लायक हैं। यानी कि कोई भी एग्जाम हो, एसटेट का किसी भी साल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का बेसिक ध्यान रखना है कि मुझे कम से कम वो चीजें तो करनी ही करनी है। तो यहां से क्या पता चला, जितनी भी 3D फिगर्स है, क्योंकि अगर वो 3D फिगर पे क्या बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा। अभी यहाँ पे 3D फिगर दे रखी है आपको, क्या, सिलेंडर दे रखा है। क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है। तो आपको क्या पता चला, यहाँ से जितनी भी 3D फिगर्स है
उनके क्या पता होने चाहिए आपको, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आप एग्जाम में जाएं, एग्जाम में जाने से पहले जितनी भी 3D फिगर्स है उनके फॉर्मूलों को देखकर अपने एग्जाम में जाएं, उनको रिवाइज करके जाएं, क्योंकि उनका यूज होगा 101%। कम से कम आपको एक क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आया, सपोज करो हम क्या करते हैं कि चल मैंने 2 फिगर का कर लिया बाकी का छोड़ देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सपोज करो आपने 2-3 फिगर का कर लिया और एग्जाम में उनको छोड़ के कोई और फिगर पूछ ली, तो आपकी मेहनत रखी रह जाएगी, वो किसी काम की नहीं है, आपने किया ना किया बराबर है। इसीलिए आपको क्या करना है, जितनी भी 3D फिगर्स हैं उन सभी के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको एग्जाम में देख के जाने हैं। आगे जब हम सिलेबस करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जब हम सिलेबस करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, वहां पे मैं आपको ये सारे फॉर्मूले और सारे वो चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम जितनी भी चीजें हैं हमारे सीखने लायक हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो हमें सीखनी है और वो हमें नोट करनी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि ये तो हमें आनी ही चाहिए, हर सूरत में आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने, y की वैल्यू दे रखी है आपको, ये वैल्यू दे रखी है, इसमें एक नंबर है मल्टीप्लाइड इनटू 10 की पावर कुछ दे रखी है। अब आपको पता है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1। अगर मैं इसमें एक जीरो और लगा दूं यानी 100 बना दूं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। एक जीरो और बढ़ा देंगे, क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। वो इसी फॉर्मूले का, यानी जो ये फॉर्मेट बन रहा है, जो ये स्ट्रक्चर है, इसका पूरा फायदा उठाएगा और इसके ऊपर उसने क्या किया, क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन कैसे बनाया, उसने एक नंबर दे रखा आपको 597, क्या दे रखा है 597। एक दूसरा नंबर है 73.5, दूसरा नंबर क्या है 73.5। एक बार इन दोनों नंबरों को देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे आपकी नजर बहुत ही पैनी होनी चाहिए। अगर आपकी नजर पैनी नहीं है तो आप कई क्वेश्चन ऐसे हैं आपको देख के ऐसा लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि भाई अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखे तो जो ये 10 की पावर n दे रखा है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब ये नंबर देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये नंबर बनेगा कैसे, आप इस नंबर तक पहुंचोगे कैसे। अगर आप ध्यान से देखें, इस नंबर के पीछे क्या दे रखा है, 35 दे रखा है। क्या दे रखा है, 35। और इस नंबर में पीछे कहीं 35 है, कहीं नहीं है। इस नंबर में 35 है, इस नंबर में क्या है 35 है। और आगे वाले डिजिट क्या दे रखी है आपको, 4 दे रखी है। 7 को 7 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, यानी कि 4 बना देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अगर इस नंबर को मैं ऐसे लिखूं 597 और 7 के नीचे 7 को लिखूं, आगे मैं 35 को लिखूं, अगर मैं ऐसे ऐड करूं इस नंबर को, अगर मैं ऐसे ऐड करूं इस नंबर को, तो क्या होगा, हो जाएगा ये 5, यहां कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो 5 + 0 क्या बनेगा 5, 3 + 0 क्या बनेगा 3, 7 + 7 क्या बनेगा 4, 14 यानी 1 कैरी, 9 1 10 और 1 ऐड करने के बाद क्या बनेगा 6। यानी कि अगर इन नंबरों को आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। अब खेल बचता है डेसिमल का। खेल किसका बचता है, डेसिमल का खेल बचता है। किसका, डेसिमल का खेल बचता है। डेसिमल कहां आएगा, आपको दिया 6 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना पड़ेगा हमको। अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे क्या होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो 9 के नीचे वाला स्पेस क्या है, खाली है, इसे भरने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा 0। यानी इस नंबर को 597 इंटू 10 की पावर 22 को आपको क्या बनाना पड़ेगा 5.97। अब क्या है, जितना भी आप डेसिमल लेके आएंगे इस साइड से, जितने भी नंबर डेसिमल के बाद लाएंगे आप, उतने ही पावर से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यानी कि अगर आप इसे क्या लिखें 5.97 इंटू में 10 की पावर 22 आपको दे रखा था, दो आपने डेसिमल के बाद डिजिट बढ़ा दिए, तो पावर भी किससे बढ़ जाती है, 2 से बढ़ जाती है, और वो कितना आता है 24 आता है। क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है। अब इसमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर क्या बनाया आपने 0
0.073 इसमें आपने डेसिमल के बाद कितने नंबरों को बढ़ा दिया, 1 2 3 नंबरों को बढ़ा दिया, तो इसकी पावर भी किससे बढ़ जाएगी, 3 से बढ़ जाएगी। वहां पे पावर कितनी दे रखी है 21, 3 से बढ़ेगी तो क्या बन जाएगी 24। अब इसे आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6.0435 इंटू 10⁻²4। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब आपको पता चल गया कि 10 की पावर कितनी आएगी 24 आएगी, तो n की वैल्यू क्या है भाई 24 है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि आपको क्या करना है, बेस को जैसे ये दे रखा है, आपको ये नंबर दे रखा है, आपकी नजर बड़ी पैनी होनी चाहिए कि आप नंबर को किस तरीके से लिखें कि जो दे रखा है वो नंबर बन जाए। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके अंकों पे आपकी क्या होनी चाहिए, खास नजर होनी चाहिए, ताकि आप पहचान सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। गर्मी हो गई भाई, फैन ऑन कर ले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख लेना, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ए, अक्सर ये क्वेश्चन ए की नहीं एक्स की फॉर्म में आता है। जब भी आप पढ़ते हैं, आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे एक्स की फॉर्म में पढ़ा होगा, x-1/x इज इक्वल टू दिस, फिर आपको आगे वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, भाई a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस में दूसरी टर्म 1/a स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा 2a इंटू में 1/a इज इक्वल टू रूट 21 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 21 आ जाएगा आपके पास। खोल लिया आपने, यहाँ पे क्या होगा a से a सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 23। अब आएगी सबसे बेहतरीन स्टेप जो आपको पता होनी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो ये चीज जो अभी आप करने वाले हैं ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, इस स्क्वायर से प्लस की वैल्यू की तरफ और माइनस की वैल्यू की तरफ जाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने क्या, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो एक वैल्यू क्या बन रही है माइनस की, a-1/a, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको निकालने के लिए जो दे रखा है ये क्या है, ये प्लस में है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर की वैल्यू दोनों में क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप इसका क्या करेंगे, सिंगल लेके जाएंगे और प्लस में आएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर से आप a प्लस 1/a की तरफ जाएंगे, तब ये आंसर कैसे आता है। जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है, जो भी यहाँ पे नंबर दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, उस नंबर में किसको ऐड करना है, 2 को ऐड करके उसका अंडर रूट कर देना। नंबर क्या दे रखा है 23, 23 प्लस 2 क्या आएगा 25, और इसका अंडर रूट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस बात को आप स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। ये सारे फॉर्मेट जब अपन सिलेबस करेंगे, जब अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, और दोबारा बताऊंगा मैं आपको, ये सारी चीजें आपको ये सारी चीजें क्या कर लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है। आपके एग्जाम में जाने से पहले आपको रिवाइज करनी है ये सारी चीजें। अगर आप इन गिनी चुनी चीजों को गो थ्रू करेंगे, अगर इनको भी रिवाइज करेंगे, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पूछिए, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई 115। अगर आपको ये पता है कि आप इससे इस तक कैसे पहुंचेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लगे रहना वहां पे, आपका आंसर नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आप आंसर तक पहुंचने वाले हैं, बस एक स्टेप और एक स्टेप और, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसके लिए आपको ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने में बेहद ही आसान है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक फैक्ट पता होना जरूरी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या,
पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is made in a circle of radius 10 cm, then length of its side। भाई एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर क्या बनाया गया है, इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है, क्लियर। अब उसने क्या दिया आपको, उसने दिया आपको रेडियस, उसने क्या दिया है, रेडियस। अगर ये इसका सेंटर है तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस बन जाएगी। इस रेडियस को एक खास नाम दिया गया है, इस रेडियस को क्या बोलते हैं, इस रेडियस को बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस। किसी सर्कल के, सॉरी किसी भी ट्राइंगल के बाहर की तरफ उसके तीनों वर्टेक्स को टच करके जो सर्कल बनता है, उस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं। अब आपको इस सर्कम रेडियस और इस साइड के बीच में रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता तो आप कितने ही कैलकुलेशन आपको आती हो, कितना ही मैथ्स आपको आता हो, आपका आंसर नहीं निकलेगा, ये पक्की बात है। अब इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, जो इसकी रेडियस होती है, सर्कम रेडियस होती है, वो क्या होती है, √3a। क्या होती है, √3a। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको ये फैक्ट मालूम है, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी देर की, आपको 10, √3 इधर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड इनटू में √3, और ये क्या आ गया, a। तो आपकी a यानी कि साइड की वैल्यू क्या आ गई, 10/√3। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर आपको ये फैक्ट नहीं आता, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि भाई साइड और सर्कम रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बॉक्स में कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखिएगा। ऐसे कई सारे रिलेशन हैं, इन सर्कल बनता है, इन रेडियस बनता है, अंतःवृत्त अंतः त्रिज्या बनती है, ये बाह्य वृत्त और बाह्य त्रिज्या है। इनका साइड के साथ, ट्रायंगल की साइड के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे आपको विस्तार में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करें तो आप यहाँ पे हर क्वेश्चन में वो पॉइंट नोट करेंगे जो आपको एग्जाम में जाने से पहले उन टॉपिक्स के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है, एक समचतुर्भुज है ABCD जिसमें एंगल BAC दे रखा आपको और 3 ऑफ एंगल D माइनस 2 ऑफ एंगल DAC आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रोम्बस। आपको कुछ चीजें अंडरलाइन कर लेनी है, क्या कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि रोम्बस होता क्या है, रोम्बस की क्वालिटीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जितनी भी 2D फिगर्स है, यहाँ से क्या पता चलता है आपको, जितनी भी 2D फिगर्स है, वो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है, वो पैरेललोग्राम है, वो ट्रेपेजियम है, वो रोम्बस है, जितनी भी फिगर्स है आप उनको क्या करेंगे, एक बार उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और साथ में आपको क्या देखना, उनका एरिया और पेरीमीटर भी आपको देखना है, ठीक है। तो रोम्बस है, रोम्बस की पहली क्वालिटी क्या होती है कि इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है इसकी, लेकिन हर एंगल इसका 90 डिग्री नहीं होता। किसकी तरह नहीं होता, किसकी तरह नहीं होता भाई, स्क्वायर की तरह नहीं होता। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे साइड तो इक्वल है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है। अब उसने क्या कहा, एंगल BAC, इसको लेवल भी कर लेते हैं, ABC और D, ABC और D। भाई नजर आ रहा है ये ABCD लिखा हुआ, हाँ भाई नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसने क्या कहा, एंगल BAC, तो इसको मिला लेते हैं यहाँ पे, और ये एंगल कितना बन जाता है, कितना दे रखा आपको, 50 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। ये कलर दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, कितना है भाई, 50 डिग्री, कितना है, 50 डिग्री। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके जो आमने सामने के एंगल है, अपोजिट एंगल्स है, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जो ये A और C है यानी इसका डायगोनल है, ये इस एंगल को क्या करता है, समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करेगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका ऊपर वाला एंगल भी कितना बन जाता है, 50। ये दोनों साइड इक्वल हैं
तो ये एंगल भी कितना बनेगा 50। अब आपके सामने ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में दो एंगल है 50 और 50 कितने के 100 डिग्री के, तो तीसरा एंगल कितना बचेगा 80 डिग्री का एंगल आपके पास बचेगा। अब वो सारी चीजें आपने निकाल ली जो आपको क्वेश्चन में चाहिए है। आपको क्या चाहिए 3 ऑफ एंगल डी, 3 ऑफ एंगल डी क्या चाहिए 3 ऑफ एंगल डी। भाई एंगल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस में क्या करना है 2 ऑफ एंगल डी ए सी, ठीक है। तो एंगल डी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 80 डिग्री, माइनस में 2 ऑफ डी ए सी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। तो 80 को 3 से करें क्या आएगा भाई 240, माइनस में क्या करेंगे 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 140। अब ये चीज आप कब कर पाएंगे, कब निकाल पाएंगे आंसर, जब आपको ये पता होगा कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब अगर आपको यही नहीं पता कि ये एंगल इसको बाइसेक्ट करेगा, इसका जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या आप इसको 50 लिख पाएंगे, कभी कभी नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा इसकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप ये एंगल्स कभी नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक आप एंगल नहीं निकालेंगे आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर के जो हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, तो जितनी भी ऐसी टर्म्स हैं जिनके ऊपर पढ़ाई की जा सकती है, जिनके ऊपर और खोजबीन की जा सकती है, आप उन सभी शब्दों को क्या करें हाईलाइट कर लें। जैसे कि यहाँ पे क्या है समचतुर्भुज यानी रोम्बस, आपको रोम्बस के बारे में पढ़ना है। जब आप रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे तो आप और भी 2D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये आपके एग्जाम में क्या होगी बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आया हो। इस क्वेश्चन का तो मैं बोलता हूं चाहे आप नंबर्स और आंसर भी याद कर लेना, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन सेम नंबर्स के साथ आया है। इस क्वेश्चन की क्या खास बात है देखिए, उसने क्या कहा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे में फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार, वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइल्स, ठीक है, कैसी स्क्वायर टाइल्स की जरूरत है, तो न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक है, देखो भी सबसे पहले गलती हम कहां करते हैं, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 15.17। यहां तक बात क्लियर और आसान भी है। बात बिगड़ती है इससे अगली स्टेप पे, क्यों, अगली स्टेप में उसने चुपचाप बड़ी खामोशी से एक चालाकी कर दी, उसने लिखा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, कितना लिखा है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे आप में से 90% बच्चे जो गलती कर रहे हैं, उन गलती करने वालों में से 90 प्लस बच्चे, 90% से ज्यादा बच्चे से क्या लिखते हैं 9.2 लिखते हैं, जो कि एकदम गलत है। फिर आप ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपका आंसर ही नहीं आ रहा। आंसर कहां से आएगा जब आपने नंबर ही गलत लिखा है। 9.2 का मतलब होता है 9 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 9.2 मीटर का मतलब क्या है 9 मीटर और 20 सेंटीमीटर होता है। 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे 9.02 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9.02 लिखेंगे। क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन वो नंबर पे इतनी चुपचाप से चालाकी करेगा कि आपको पता ही नहीं चलने देगा। ठीक है, इनको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये 1517 बनेगा और ये कितना बनेगा 902 बनेगा। क्लियर, अब आपने डेसिमल का फंडा ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इन दोनों के क्या कर लेने हैं, आपको फैक्टर कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक आती होगी तो आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके क्या फैक्टर बनते हैं 41 इंटू 37 बनते हैं, इसके क्या बनेंगे 41 इंटू 22 बनेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्टैटिक मैथ्स नाम से एक चीज होती है। स्टैटिक मैथ्स में क्या आता है, जैसे आपके टेबल्स हैं, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, ट्रिपलेट्स है, ठीक है, पावर्स याद करते हैं हम, वो सारी चीजें आपको होनी चाहिए। जब भी आप फ्री होते हैं आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी चाहिए, वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब आपने क्या देखा भी, इसका जो HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाई क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 41 है। आपको ये बाहर कर देना है,
ठीक है। और आपको क्या करना है, जो आपके पास बचा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 37 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 74, और 74 इसे करेंगे तो कितना आएगा 418। आपका आंसर क्या आता है 814 आपको आंसर आता है। एचसीएफ आपको निकाल के अलग रख देना है, उसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो आपको क्या कर देने हैं, मल्टीप्लाई कर देने हैं, आपका आंसर आ जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि भाई जो लार्जेस्ट साइड है दोनों में कॉमन हो सकती है वो कितनी है 41 है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपके पास एरिया कितना था यहाँ देखेंगे तो ये कितना आएगा 15 17 गुना में 902। भाई लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो करेंगे ना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटी आपकी क्या है, सबसे छोटी साइज की जो वर्गाकार टाइल है उसके साइज से आप क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। और कॉमन क्या था दोनों में 41, यानी कि 41 सेंटीमीटर की जो टाइल है वो सबसे छोटे साइज की टाइल है जो इसमें आ सकती है सभी बराबर पूर्ण नंबर के रूप में। तो उसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड यानी 41 इंटू 41। जब आप इससे को काटेंगे तो ये कितना आएगा 37 आएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि मार्केट में ऐसे शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में पढ़ाया जाता है, बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन बच्चे को यही नहीं पता होता कि मैंने ये चीज क्यों पढ़ी है और इस चीज के पीछे का कारण क्या है। तो कारण मैंने आपको बता दिया, ये फर्श का एरिया है, अपॉन में क्या लिखना है, एक टाइल का एरिया लिखना है, आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। अगर आप इस चीज को समझ गए तो ये चीज करने में कोई हर्ज नहीं है, आप इसको बेहिचक बेधड़क आप पेपर में कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म आई थी क्या, एचसीएफ, तो आपको नंबर्स का एचसीएफ भी निकालना आना चाहिए आपके एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आ गया भाई, ठीक है। चलो भाई क्या है, इफ 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, क्या लिखा है, इफ 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 80%, यानी कि 35 घटाने के बाद 80% रह जाता है। भाई टोटल नंबर कितना होता है 100% होता है, उसमें से कुछ घटाया और कितना बच गया 80%, यानी कितना घटाया होगा 20%, यानी कि ये 20% किसके बराबर है 35 के बराबर है, 35 के बराबर है, ठीक है। अब उसने क्या क्या, संख्या का 4/5वां भाग बताइए। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये क्या है फ्रैक्शन में, क्या है फ्रैक्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि आपको भिन्न की फॉर्म में दे रखा है। किसकी फॉर्म में दे रखा है, भिन्न की फॉर्म में दे रखा है। और यहाँ पे जो 80% है ये किस में दे रखा है आपको, परसेंटेज की फॉर्म में, यानी कि प्रतिशत की फॉर्म में दे रखा है। वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आप ध्यान से देखें भाई 4/5 किसी भी फ्रैक्शन को आप क्या करते हैं परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, 5 से 100 कटता है 20 बार, 20 गुना 4 क्या आता है 80%। यानी कि वो चाहता तो यहाँ पे ये भी दे सकता था कि इस 80% की वैल्यू निकालिए, लेकिन नहीं, उसे कंफ्यूज करना है। वो चाहता है कि किसी ना किसी स्टेप पे, क्वेश्चन की भी एक एक लाइन पे, एक एक स्टेप पे कुछ ना कुछ बच्चे बाहर होते चले जाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को ये बातें नहीं समझ आती उनको यहाँ पे परेशानी होगी, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी नजर पैनी होनी चाहिए, और नजर पैनी करने के लिए आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, दरअसल ये 80% की ही वैल्यू पूछी गई है। अब आपको पता है भाई 20% उसने माइनस किया था, यानी 20% की वैल्यू कितनी है 35 है। तो 1% की वैल्यू क्या आई होगी 35/20। पूछी किसकी है 80% की, तो इंटू में क्या आएगा 35/20% इंटू में 80%। हालांकि आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये नंबर क्या हो जाते हैं कट जाते हैं, परसेंट से परसेंट, 20 से 80 कटता है 4 टाइम्स, और 35 इंटू 4 कितना होता है, जल्दी से बताओ भाई कितना होता है 140। आप में से कई सारे क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब पेपर में आपका जो दिमाग है वो एक फॉर्मेट में सेट होता है, यानी कि वो हड़बड़ी में, एक जैसे ट्रेन चलती है ना ट्रैक पे, वो ना इधर जाती ना इधर जाती है, वही काम आपके दिमाग का होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या आया 35 गुना में 4, 35 इंटू 4, हम में से 90%,
हम में से नहीं, आप में से 90% जो बच्चे हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, गारंटी देता हूं मैं 90% बच्चे कैसे करते हैं, 35 इंटू में 4, 4 पंजे 20, 2 4 3 12 2 14। भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको पता है 35 गुना 2 कितना होता है 70, 70 गुना 2 कितना होता है 140। इसमें आपको ना ही कुछ लिखने की जरूरत है और ना ही घबराने की जरूरत है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीजों से बचे, एक एक पल को बचाएं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इकट्ठे करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इन बूंदों को इकट्ठा करें, ये बूंदे बहुत ही कीमती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। उसका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है कितना 4√3 दे रखा है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या पढ़ते हैं, √3/4 ए स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं, √3/4 ए स्क्वायर पढ़ते हैं, और ये क्या दे रखा है 4√3 दे। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, यहां से आ जाएगी अपने पास क्या, ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी, यानी कि साइड आ जाएगी अपने पास √3 से √3 कटेगा, ए स्क्वायर यानी 4 गुना 4 कितना आएगा 16, ए की वैल्यू क्या आती है 4 आती है, यानी कि जो साइड है वो अपने पास कितनी आई है 4 है। ये कलर दूसरा आ गया भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। साइड कितनी आई है अपने पास 4, पेरीमीटर यानी 3 साइड है, 3a कितना आएगा 4 इंटू में 3 करेंगे कितना आएगा भाई 4 गुना 3 12, यहाँ पे 7 नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना आप। अगर आपने एग्जाम में, अगर आपने एग्जाम में एक बार 3 गुना 2 5 कर दिया, 3 गुना 2 कितने होते हैं 6 होते हैं, बहुत ही बेसिक है, इससे छोटे नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगी। लेकिन अगर एक बार 3 गुना 2 आपने 5 बोल दिया, तो आप जितने भी टाइम का आपका एग्जाम है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप जितनी बार भी करेंगे वो 3 गुना 2 5 ही निकलेगा मुंह से, 6 निकलेगा ही नहीं। और जैसे ही आप एग्जाम से बाहर आएंगे तुरंत पता चल जाएगा ये गलती, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो वहां पे ऐसी गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि आपका दिमाग, मैंने अभी बताया ना, एक फॉर्मेट में सेट है, एक पटरी पे है, वो उसी पे दौड़ रहा है, ठीक है। ना ही उसे इस साइड जाने का समय है, ना ही इस साइड जाने का समय है। तो इन चीजों से बचे, ये बात ध्यान रखें कि आप कैलकुलेशन में बड़े स्ट्रांग हो जब भी आप किसी भी एग्जाम को फेस करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कोई धनराशि है, ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल है, वो 3 गुना हो जाता है कितने समय में 7 वर्ष में, 7 साल में कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि 27 टाइम्स 27 गुना कितने साल में हो जाएगा। बड़े बेसिक तरीके से करते हैं, देखो मान लेते हैं XYZ ABCD क्या क्या घेड़े कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने एक ले लिया, मैंने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है, जो धन है, जो पैसे हैं वो कितने हैं एक है। भाई 7 साल में क्या होगा, 7 ईयर्स में ये कहानी क्या होगी, ये कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। भाई एक का 3 गुना कितना होगा, 3 टाइम्स कितना होगा 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगले 7 साल में क्या होगा, ये फिर क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। अब ये 3 पहले से था तो इसका 3 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें। और अगले 7 साल में क्या कहानी होगी, फिर 3 गुना हो जाएगा, हर 7 साल में 3 गुना हो जाता है, 9 का 3 गुना हो कितना होगा भाई 27 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ पे भी क्या हो गया 3 गुना हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया 3 गुना हो गया, ठीक है। ये तो है समझ। अब इसमें समय कितना लगा उसे टोटल समय देखेंगे आप, तो समय कितना लगा 7 + 7 + 7 टोटल कितना लगा भाई 21 साल का समय लगा। कितना समय लगा 21 साल का। आपका आंसर तो यही आ गया, आपका आंसर यहाँ आ चुका है। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन एक और तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, जहाँ पे भी आपने बहुत बार देखा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी आप पढ़े होंगे, तो आपको ये चीज पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है, वो कहते हैं भाई 3 की पावर 1 इजिकल टू क्या दे रखा 7, ये 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 21। अब कैसे आया, क्यों आया, ये पता ही नहीं। देखो भाई ये इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ये तो बात क्लियर होगी कि क्या आएगा 3 की पावर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था 3 टाइम्स हुआ था, एक ही बार हुआ है, तो क्या आया 3 की पावर 1 आया।
और इस 3 की पावर 1 में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7 ईयर्स का लग रहा है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 में इस 1 की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। और यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 गुना में 3 21 आ जाएगी। ऐसे ये चीज काम करती है। अगर आप इस तरीके को नहीं जानते और आप सीधा इस तरीके को पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे आप में से जो देख रहे हैं और उन्होंने ये चीज पढ़ी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये चीज हर बार रिवाइज करनी पड़ती है, हर बार आपको कंफ्यूज करती है। कभी पावर गलत ना हो जाए, कभी मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो जाए, ठीक है। और आप ये गलती करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि 99% चांसेस है कि जो गलत आंसर आप निकालेंगे वो आपको आपके ऑप्शंस में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये बेसिक बातें, जो जनरल हिसाब की बातें हैं, वो आपको आनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको सीखने चाहिए। वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो सारे फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक हैं वो उसी से आगे निकले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ यहाँ पे आपको क्या पता चला भाई, इस क्वेश्चन में क्या देखा आपने, चक्रवर्ती ब्याज देखा है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दो चीजें हैं। आपको पता होना चाहिए जो सीआई है वो हर साल बराबर होता है। ये किस पे काम करता है, एपी। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जो क्या था, एपी नाम था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो सीआई है वो किस पे काम करता है, जीपी पे काम करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि क्या बराबर होती है, रेशो बराबर होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस दे दिया उसने, बाकी इसमें कुछ करने लायक है नहीं। क्यों, अब देखेंगे। y का x प्रतिशत, x% ऑफ y का मीन्स मल्टीप्लाई, x% हटाएंगे यानी अपॉन में 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 100 दे रखी है, हमने लिख ली, जो हमें दे रखा वो हमने लिख लिया। आगे क्या दिया आपको, z का y प्रतिशत यानी y% ऑफ z, z का मीन्स मल्टीप्लाई, y प्रतिशत परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100। ये क्या दे रखा हमें, 200 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, z और x की वैल्यू निकालनी है। भाई z कहाँ पे बैठा है, z दूसरी इक्वेशन में बैठा है, x दूसरी इक्वेशन में बैठा है। जब दो वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशन निकालना है और दोनों ही अलग अलग इक्वेशन में बैठे हैं, ये अलग इक्वेशन में बैठा है, ये अलग इक्वेशन में बैठा है, ठीक है। अब भाई ये अपने घर में बैठा है, ये अपने घर में बैठा है, दोनों को मिलाना है, दोनों को साथ लाना है। तो साथ लाने के लिए क्या करना होगा भाई, कुछ तो ऐसी इनविटेशन, कुछ ऐसा मौका बनाना पड़ेगा जहां पे क्या होगा, दोनों को आना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा समीकरण बनाए कि इन दोनों को हम क्या कर सकें, बराबर में रख सकें, इक्वल में रख सकें। अब बराबर में रखने के लिए आपको क्या करना होगा, इनकी वैल्यूज को इक्वल करना होगा। या तो आप 200 को क्या बनाएंगे, 100 बनाएंगे, या फिर आप 100 को क्या बनाएंगे, 200 बनाएंगे। जब 200 को आप 100 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिबल टू मल्टीप्लिकेशन। गुना करने से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको 200 बना लेते हैं और इसको 2 से गुना कर देते हैं। दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या बना देगा, 2xy अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। क्लियर है बात, इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, 2xy अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। और ये भी किसके बराबर है, 200 के बराबर है, तो इसके इक्वल रख सकते हैं, इसके इक्वल यानी zy अपॉन में 100। अब इसे क्या कर लेंगे अभी, सिंप्लीफाई, इसे क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। 100 से 100 गया, y से y गया, क्या बचा, 2x इज इक्वल टू z। ये रिलेशन कहीं दे रखा है, ये दे रखा है, z इज इक्वल टू 2x। जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आप अपने ऑप्शन को जरूर देखें, हो सकता है ऑप्शन में ये ना दे रखा हो। ऑप्शन में क्या दिया हो सकता है, x इज इक्वल टू z अपॉन 2 भी दिया हो सकता है। तो जब आप फाइनल इक्वेशन पे पहुंचे तो उसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है, और आपको क्या करना है, आपके ऑप्शंस देखने की आपको कैसा ऑप्शन की जरूरत है, कैसे रिलेशन की आपको जरूरत है, ये यहाँ से पता चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को लिख ले एक बार।
क्वेश्चन क्या दे रखा है 0.05 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू ए, और दूसरी साइड क्या दिया हमें 0.5 इंटू 0.5 इंटू अंडर रूट बी। अब आपको देखना है कि जो आपको निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे a अपॉन बी निकालना है। क्या निकालना है a अपॉन बी, यानी कि जो आपको निकालना है उसमें कोई अंडर रूट है ही नहीं, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है अंडर रूट। तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए सबसे इजी और सबसे सही तरीका कौन सा है कि आप इसको क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों जगह स्क्वायर करेंगे इस साइड भी और उस साइड भी, तो आपके स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.05 इंटू में 0.5 इंटू में ए, और इस साइड क्या बनेगा अभी 0.25 इंटू 0.25 इंटू में बी, इंटू में क्या आएगा अभी बी आ जाएगा। अब जो आपको चाहिए उनको एक साइड रख लो, बाकियों को दूसरी साइड लेके चले जाइए, तो ए बी को इधर लेके आएंगे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। उस साइड क्या था 0.25 इंटू 0.25 अपॉन में क्या है 0.05 इंटू में 0.5। आप में से कई सारे ऐसे भी हैं जो इन डेसिमल्स को या इस फॉर्मेट में नंबर्स को देख के यहीं घबरा जाते हैं, ले भी हो गया अब तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं करना आपको, आपको क्या करना है घबराना नहीं है, आपको देखना है डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी 4 आएंगी। आप लिख लीजिए, आप क्या करिए लिख लीजिए, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाती है, आपको दिमाग में सोचना होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो ऊपर कितनी आएंगी 3 आएंगी, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, एक ही बची ना भाई 10, 5 गुना में 5 कितना आएगा 25, 25 से 25 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया 25 बटे में 10, क्या बनेगा 2.5, क्या बनेगा 2.5, या यहाँ पे दे रखा 2.50 भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे यो ही क्वेश्चन करके आने हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना उस टाइम पे बहुत मेहनत करनी होती है। यहाँ पे आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपके एग्जाम में आपको उतनी ही आसानी होगी, उतना ही आप कंफर्ट महसूस करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, जैसा आपको दिया है वैसा आपको लिख लेना है, तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि उसने क्या कहा 15 बुक्स का क्या दे रखा आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये इक्वल है किसके 20 बुक्स के सेलिंग प्राइस के, यानी कि विक्रय मूल्य के। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको क्या करना है एक साइड लेके आना है और नंबरों को एक साइड लेके जाना, तो क्या बनेगा 20 बटे में 15 बनेगा। अब इन नंबरों को काट दो, इन नंबरों को क्या करो काट दो भाई, 5 से 3 बार गया, 5 से 4 बार गया। अब इसका मतलब क्या है 4 रुपए में कोई चीज खरीदी और कितने में बेची 3 में बेची, 4 में खरीदी और कितने में बेची है 3 में बेची है, तो उससे क्या होगा नुकसान होगा कितने का 1 का। अब यहाँ पे हम एक गलती और करते हैं, और ये देखना कि आपका गलत किया हुआ आंसर आपके ऑप्शंस में कैसे आता है, उसे पता है कि आप क्या क्या गलती कर सकते हैं। आप क्या गलती कर सकते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख दे। अगर आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो क्या आएगा 1/3, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 33 1/3 आएगा। आप देख सकते हैं ये आपको ऑप्शन में गिवन है, जो कि क्या है आपका जो आंसर है वो बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना। लेकिन आपने गलती की और आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा इस बात का कि जो आप गलत करते हैं वो आपके ऑप्शन में आता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको ऑप्शन में बैठा मिलेगा। और आप में से 100% बच्चे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आप इस बात को कभी अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि आपने जो आंसर निकाला, आपने कोई क्वेश्चन किया, आपने उसका आंसर निकाला, आपको वो आंसर जैसे ही ऑप्शन में दिखाई देगा आप उस क्वेश्चन को कभी भी क्रॉस चेक नहीं करते, कभी भी क्या नहीं करते क्रॉस चेक नहीं करते, और आप गलत ऑप्शन पे गलत आंसर पे टिक लगा के आ जाते हैं। अपनी तरफ से आप क्या करते हैं भाई जो मैंने निकाला ऑप्शन में मिलेगा ऑब्वियस ही बात है ठीक ही होगा, अगर गलत होता तो ऑप्शन में मिलता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जामिनर को पता आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं,
और वो उन गलतियों से जो आंसर आता है वो कहाँ पे देगा, आपको ऑप्शन में देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपका प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि होते हैं, वो हमेशा किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। क्योंकि क्रय मूल्य वो पैसे हैं जो आपकी जेब से जाते हैं, जो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा वो उन्हीं पैसों पे होगा जो आपकी जेब से गए हैं, और जो पैसे आपकी जेब से जाते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एक का लॉस हुआ कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, 4 पे 1/4 कितना आता है, 25%। कितना है, 25%, यानी कि 25%। तो आपको यहाँ से क्या बात पता चली कि भाई प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे होते हैं। और इसीलिए उसने इतना आसान सा क्वेश्चन दिया था कि आप में से कई सारे बच्चे कहाँ पे फंसेंगे, यहीं पे फंसेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज दे रखी कितनी, 20। तो छोटी सी बात है, जब इसका एवरेज 20 है तो टोटल कितना क्या रहा होगा, 40 रहा होगा। भाई दो नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी और सी का एवरेज कितना दे रखा है, 29, यानी इसका टोटल क्या रहा होगा, 38 रहा होगा। ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये पढ़ते पढ़ते हम साथ साथ लिख लेते, क्या पता अपने काम आ जाए आगे। ठीक है, सी और ए का एवरेज कितना दे रखा है, 21, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 42 आएगा। आगे हमसे पूछा क्या है, ए का मान, ये तो सही हो गया भाई, हमने लिख लिया साथ के साथ, काम आ गया ना। कैसे काम आ गया भाई, ए और बी सभी को ऐड कर दो, ए प्लस बी, उसमें दूसरा क्या दे रखा है, बी प्लस सी, और तीसरा क्या दे रखा है, सी प्लस ए। इन सभी को ऐड कर दोगे, सभी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 40, प्लस में बी प्लस सी की कितनी निकाली थी, 38, और सी प्लस ए की कितनी निकाली थी, 42। कितनी निकाली भाई, 42। 8 तो 10, 4 दिए 12, इन तीनों की वैल्यू कितनी आई है, 120। यहाँ पे ऐड करेंगे क्या आएगा भाई, 2a प्लस 2b प्लस 2c, दो को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, कितना आया, 120। दो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो अपने पास वैल्यू कितनी बचेगी, 60। यानी कि a प्लस बी प्लस सी को अगर जोड़े तो अपने पास कितना आता है, 60 आता है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो b और c को माइनस करना होगा। b प्लस सी की वैल्यू कितनी देर की, आपको 38, आप इसमें से 38 माइनस करेंगे, आपका आंसर कितना आता है, 22, 22 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? यहां से क्या पता चला, एवरेज से अगर आपको टोटल वैल्यू पे जाना है तो जितने भी क्या है ऑब्जर्वेशन है या जितने भी टर्म्स हैं उससे क्या करना होता है, गुना करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन लग रहा है भाई। एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के अर्धकों से निर्मित चतुर्भुज, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके सिर से ऊपर गई होगी भाई ये बात। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्या किया गया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये फैक्ट है। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कैसा होगा, वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई और भुजा का आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। कैसे निकालेंगे, आपको इसका एरिया पता होगा, एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 a²। ठीक है, कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 a²। को a इंटू ए लिख ले, थोड़ी सी आसानी होगी, परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, अब एरिया हम दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू में बेस यानी साइड ए इंटू में हाइट यानी एच। अब दोनों ही एरिया है तो दोनों को क्या रख सकते हैं, हम बराबर रख सकते हैं। दोनों को बराबर रखने पे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि सॉल्व होती है, कटती हैं। ए से ए कट जाता है, 2 से 4 2 बार कट जाता है, आपके पास यहाँ क्या बचा, ए। इस h को इधर ले आइए, a/h। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2/√3। तो यहाँ से a/h की वैल्यू क्या आती है, 2/√3। इस चीज को करते वक्त आपको खास ध्यान रखना है, आपने कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। बिल्कुल वैसे ही इस चीज को बड़े ध्यान से करना है। अगर आप थोड़ा सा चूकेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या आया है, 2/√3। आप ऑप्शन में देखेंगे 2/√3 तो दे रखा है भाई, आपका सही आ गया तो आपकी नजर इसी पे जाएगी। लेकिन अगर इससे हटके देखें, थोड़ी सी चूक हुई तो सेम ऑप्शन पलट के भी दे रखा है, √3√2 दे रखा है। ठीक है, तो आपको देख लेना है भुजा कौन सी है और ऊंचाई कौन सी है, उसी सीक्वेंस में लिखना आपको। भुजा पहले दी है तो भुजा 2 है, हाइट दे रखी बाद में तो बाद में हाइट लिखनी है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। हो सकता है वो यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेता, यहाँ पे हाइट दे देता और यहाँ पे साइड दे देता, फिर इसका आंसर क्या आता, √3/2 आता। क्लियर है, ये मैंने फ्रैक्शन में इसीलिए लिखी है कि ये सामने वाली साइड है और ये सामने वाली हाइट है। हाइट के सामने हाइट की वैल्यू है, साइड के सामने साइड की वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज की सभी अंतः कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होगा विद 10 साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद साइड 10। ठीक है, 10 भुजाएं हैं, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कहीं पे कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू में 180। क्या होता है, n-2 इंटू 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। n को लिख देता हूं मैं यहाँ पे, n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। क्या है, भुजाओं की संख्या। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को जो आपके सामने लिखा है ये, इसको देखते हुए जब आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो मन क्या होगा, विचलित हो जाएगा भाई, प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके ऑप्शन में भाई यहाँ पे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 180 से तो एक बड़ा सा नंबर आएगा। यहाँ पे ना तो 180 देखने को मिल रहा है, इसकी बजाय एक नई चीज आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, पाई। क्या, पाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे फॉर्मूले में जो आपने लिखा है फैक्ट, इसमें पाई कहीं है ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। ये बात भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 180 डिग्री को ही हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। 180 डिग्री को ही हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एन की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 10 माइनस में 2 इंटू में 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई। तो 10 - 2 कितना आएगा, 8 पाई। अगर आपको ये चीज आती तो कितनी आसान थी, आपको कुछ लिखने की जरूरत थी नहीं। 10 में से 2 माइनस करने के लिए, 10 में से 2 माइनस करने के लिए, घटाने के लिए क्या आपको लिखने की जरूरत है या ज्यादा सोचने की जरूरत है। 10 में से 2 8 जाते हैं और 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस एग्जाम के, वो हम अगले भाग में यानी कि पार्ट 2 में क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए, जितने भी जो आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर सभी पेपर्स के लिए और इन पेपर्स में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, इन सभी टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।